दिल्ली के चर्चित और बहुत विवादित बाटला हाउस मुठभेड़ पर एक किताब आई है और उस किताब को लिखा है पूर्व आईपीएस अधिकारी कर्नल सिंह ने। कर्नल सिंह उस वक्त जो है उस जांच दल के उस मुठभेड़ टीम के मुखिया भी थे। उन्होंने ये किताब क्यों लिखी, क्या वजह थी, उस पर उन्होंने बाकायदा सिलसिलेवार एक ब्यौरा दिया है। दरअसल बाटला हाउस एनकाउंटर जब हुआ तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, बहुत इस पर राजनीति हुई। क्यों राजनीति हुई और कैसे आतंकवाद ने उस वक्त पैर पसारा, क्योंकि 2008 के समय राजधानी दिल्ली से लेकर के पूरे देश में धमाके, लगातार धमाके हो रहे थे, चाहे वो अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर वाराणसी के कोर्ट्स हो, लगातार सीरियल धमाके हो रहे थे और इसको अंजाम दे रहा था इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन कैसे अस्तित्व में आया और कैसे उसको पाकिस्तान से सपोर्ट मिले, तमाम बातों का जिक्र उसमें किया है। बहुत सी बातें लोगों को मालूम है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन दो अहम बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं जो इस किताब में लिखी गई है, जो बहुत कम लोगों को पता है। पहला तो वो जो हमने भी पढ़ा, हम भी चौंक गए, तबलीगी जमात। जी हाँ, जिस तबलीगी जमात की अभी कोरोना में बहुत चर्चा हुई थी, मरकज़ की जो निज़ामुद्दीन में है, उसमें उसका एक कनेक्शन दिखाई देता है इस किताब में, जिसको हम आगे खुद किताब के लेखक बताएंगे कैसे इसका जिक्र आया। यानी कि इंडियन मुजाहिदीन जब खड़ा हुआ, उसको खड़ा करने वाला जो शख्स था आसिफ रज़ा खान, वो सबसे पहले उसने शरण ली थी इसी मरकज़ में। और दूसरी बात कि जब इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति हुई, बहुत विवाद हुआ, तो किस तरीके से इस राजनीति को विराम दिया उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। इन तमाम बातों का खुलासा इस किताब में हुआ और एक इंटरव्यू में सुनिए जो मैंने बात की खुद कर्नल सिंह से, कैसे पूरी बात को वो बता रहे हैं। आपने जो जेनेसिस ऑफ इंडियन मुजाहिदीन लिखा है, जो चैप्टर इंडियन मुजाहिदीन कैसे शुरू हुआ, तो उसमें एक आसिफ का नाम आता है जहाँ से उसने शुरू की। तो उसमें जिक्र इस बात का है कि आसिफ बहुत इन्फ्लुएंस था ये तबलीगी जमात से, मरकज़ जिसे कहते हैं, जिसका आपने रेफरेंस तौर पे ये भी चर्चा की है कि वो जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के निज़ामुद्दीन में है। तो उसका क्या रेफरेंस है, किस वजह से आपने इस बात को लिखी है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आसिफ रजा खान ने मन बना लिया था कि वो टेररिज्म को उसे ज्वाइन करना है, और वो और उसके कुछ साथी पाकिस्तान में जो कैंप्स हैं लश्कर के और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, कहीं भी जाके वो ट्रेनिंग लेना चाहता था। इसके लिए वो कश्मीर में भी टेररिस्ट से मिला, वहाँ उसने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली कश्मीर में जो टेररिस्ट थे, लेकिन वो कश्मीर वालों ने कहा कि भी जो बॉर्डर पे निगरानी है वो बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ नहीं जा सकता। तो उसके बाद उसने बांग्लादेश के थ्रू ट्राई किया। तो तबलीगी जमात का एक ग्रुप जो है, डिफरेंट जगह पे जाते हैं तबलीगी जमात का ग्रुप जो है, तो एक ग्रुप के साथ ये बांग्लादेश गया और वहाँ से उसने कोशिश की कि वो पाकिस्तान चला जाए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो तबलीगी जमात का जिक्र इस संदर्भ में बुक में आया है। तो ये तबलीगी जमात वही है सर जिसका कि हेडक्वार्टर दिल्ली के निज़ामुद्दीन में है, पूरी दुनिया में वो फैला हुआ है, बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं उसके। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने बुक में भी जिक्र किया है कि ये तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर निज़ामुद्दीन में है। दिल्ली में हुए बाटला हाउस मुठभेड़ जो कभी चर्चा में था, पूरे देश और दुनिया में बहुत विवाद भी हुआ, उस पर एक किताब लिखी है उस वक्त उस जांच दल के मुखिया, उस इन्वेस्टिगेशन के मुखिया, वरिष्ठ आईपीएस अफसर कर्नल सिंह ने। सर, पहले तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आपने बाटला हाउस एनकाउंटर जो बहुत ही विवादित रहा, बहुत नाम हुआ, देश विदेश में उसकी चर्चा हुई, इस पर आपने किताब लिखने की ज़रूरत क्यों समझी? इसका पहला कारण था, मैं बताना चाहता था कि उस समय क्या क्या हुआ, लोगों को पता लगे। सेकंड इसका रीज़न था कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर उसमें काम किए थे स्पेशल सेल में, वो कितनी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उनके काम को जो है मैं हाईलाइट करना चाहता था। और तीसरा मैं ये बताना चाहता था इसके थ्रू कि जो लोग टेररिज्म को डील करते हैं, चाहे स्पेशल सेल हो, चाहे एंटी टेररिस्ट सेल्स डिफरेंट स्टेट्स की हों, चाहे आर्मी की यूनिट हो, उनको किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सर, एक रिपोर्टर के तौर पे हम लोग भी उस वक्त कवर करते थे, तो एक बहुत परेशानी का दौर था जब इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स, बहुत सा डिबेट, बहुत सा डिस्प्यूट शुरू हो गया था एनकाउंटर को लेकर कि जेन्युइन है या फेक है। तो इसको किस तरीके से आप लोगों ने डील किया?
क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकलता है आपको एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे, इस केस को सॉल्व करने के तौर पे, कि जो इसमें पॉलिटिक्स हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई? देखिए, कुछ सेक्शन है पॉलिटिक्स में, सारे लोग नहीं हैं, जो वोट के लिए जिन्होंने कोशिश की थी कि इस केस का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सारे पॉलिटिशियंस नहीं थे। और इसी वजह से काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी सपोर्ट किया, एंड गवर्नमेंट से भी जब उन्होंने सारे एविडेंसेस देखे और जब उनको पता लगा कि सही चीज़ें, तो उधर से भी सपोर्ट मिली। एक जगह हमने पढ़ा है सर कि उसमें आपने एक रेफरेंस दिया है कि समहाउ प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया और चीज़ों को समझा कि आप लोगों ने सही काम किया, तब कहीं जा कर के बात बनी, नहीं तो हो सकता था कि चीज़ें बहुत एडवर्स नेगेटिव में चली जाती हैं आप लोगों के। देखिए, कुछ सेक्शन मैंने बताया कि वो कोशिश कर रहा था कि इसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की जाए, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने मुझे बुलाया लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पर, और जितनी भी क्वेरीज थी उनकी, वो लीगल हैं, एक एक्सपर्ट हैं, जितनी भी क्वेरी उनके दिमाग में थी या जो अखबारों में आई थी, उनके बारे में उन्होंने क्लेरिफिकेशन लिया। उसके बाद मैंने उनको एविडेंसेस भी दिखाए जो मिले हैं मौके से, और उस एविडेंस देखने के बाद उनको लगा कि भाई सब चीज़ ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं जाके प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा, और फिर उन्होंने शाम को मुझे कंफर्म भी किया। इस किताब के कुछ पन्ने पढ़ने पे ये महसूस होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार बड़े बहुत ही मतलब तकलीफ, बहुत उदासी या बहुत उत्साह में कमी आ जाती है कि जब इस तरह के सवाल उठने लगते हैं। तो इस पे क्या राय आपकी है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि मतलब कम से कम जेन्युइन एनकाउंटर हो, जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हो उन पे ऐसे सवाल ना खड़े हों? देखिए, एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, यानी एक इसके ऊपर एक पॉलिसी होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी, और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर किसी आदमी को डाउट है तो बजाय पब्लिक में बोलने के वो स्ट्रक्चर में जाके कहे कि भाई मेरे ये एलिगेशंस हैं, मेरी ये कंप्लेंट है, और वो एग्जामिन करें इसको। लेकिन कॉन्सेंसस का मतलब ये हुआ कि बिना एविडेंस के आप पब्लिक ओपिनियन नहीं क्रिएट करेंगे, ये उसका भी मतलब है। और सारे लोग ये सपोर्ट करेंगे कि टेररिज्म को जो डील कर रहे हैं, अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो बिना किसी एविडेंस के उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम जो डिफरेंट लोगों ने बोला, इसके अलावा भी एनकाउंटर के केस में एक रिपोर्ट एनएचआरसी को जाती है, एनएचआरसी खुद इंक्वायरी कर सकता है उसमें, जैसे इस केस में एनएचआरसी ने इंक्वायरी की। एक एसडीएम की इंक्वायरी होती है, एक ऐसी यूनिट और इंक्वायरी करती है उसमें, जैसे इस केस में इंडिपेंडेंट यूनिट थी स्पेशल सेल से, क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन को लेके फिर वो कोर्ट में सबमिट करते हैं, वहाँ जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। एनएचआरसी की इटसेल्फ की कमेटी में इस पर्टिकुलर केस में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, एक सीबीआई के रिटायर्ड डायरेक्टर थे, और एक इंडियन फॉरेन सर्विस के एक और ऑफिसर्स थे। तो काफ़ी बड़ी कमेटी थी जिसने इसको एग्जामिन किया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि एक और इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कितनी इंक्वायरी फेस करेगा और वो अपना काम करेगा? क्योंकि टेररिज्म ऐसा नहीं है कि आपने उस स्टेज पे ख़त्म हो गया, उसके बहुत स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, उनको भी पकड़ना है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन सबको जवाब दे या फिर अपना इन्वेस्टिगेशन करे आगे। मेरे हिसाब से एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, एक ही कमेटी होनी चाहिए, और वो इंक्वायरी करे सारे। ये नहीं है कि जगह जगह इंक्वायरी हो रही है, और वो कमेटी जो भी इंक्वायरी करे उसकी रिपोर्ट के बाद ही कोई एक्शन होना चाहिए। तो ये थे कर्नल सिंह, जो स्पेशल सेल यानी कि जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है दिल्ली पुलिस के, उसके मुखिया थे, और उनके नेतृत्व में ये एनकाउंटर हुआ, बहुत से आतंकी पकड़े गए। तो अपनी किताब में इन्होंने इसी बात को कहने की कोशिश की है, जो कि वो खुद बता रहे हैं कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो उस पर जिस तरीके की राजनीति होने लगती है, लोग अपने फ़ायदे के लिए करने लगते हैं, वो नुकसानदायक है देश के लिए भी और जांच एजेंसियों के लिए भी। और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये भी वो सरकार को एक तरीके से सलाह दे रहे हैं अपनी किताब के माध्यम से। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव,
न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।